नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के खास बुलेटिन में। रेवड़ी कल्चर जरूरी या मजबूरी, ये सवाल इस समय सबके सामने है क्योंकि रेवड़ी कल्चर इस समय देश में सबसे चर्चित मुद्दा बन गया है। राजनीति के अखाड़े से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रेवड़ी कल्चर पर बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों से रेवड़ी कल्चर को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर पर जनमत संग्रह का शगुफा छोड़ नई बहस को जन्म दे दिया है। और अब इसी मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो गया है। अब एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है और रेवड़ी कल्चर पर तंज कसा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो हाल सत्येंद्र जैन का हुआ है वही मनीष सिसोदिया का होगा। ये केजरीवाल जानते हैं, इसलिए वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये संबित पात्रा ने कहा। अब इसी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी पलटवार किया है और उन्होंने जिस तरीके से दोस्तवादी मॉडल केंद्र सरकार चला रही है उस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अपने दोस्तों के जो कर्ज और लोन माफ किए गए हैं उसके जरिए जो है केंद्र सरकार समय घिरते नजर आ रही है। सिसोदिया जानते हैं, तो इसलिए इन्होंने निर्णय लिया है कि चलो हंगामा बरपाएं, आगे चलकर सच्चाई सामने आएगी। यह पूरा विषय कानून का है, कानून से भी आम आदमी पार्टी को संरक्षण नहीं मिलने वाला है। इसलिए फ्रीबी करके इस पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की सरकार के ऊपर हमला बोल करके कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया जी के एंटीसिपेटरी बेल के लिए यह एप्लीकेशन चल रहा है। जब मनीष सिसोदिया पे गाज गिरेगा तो बताएंगे देखो हमने तो अटैक किया था, इसलिए हमें इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, इसलिए मनीष सिसोदिया जी के ऊपर ज्यादती हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक फेक न्यूज भी ट्वीट किया। उनके किसी कार्यकर्ता ने ट्वीट किया था कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो भी गदगद हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के ये स्कूल मॉडल से, तो वो भी उसका अध्ययन कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा ये फेक न्यूज था, ये कोई पेड न्यूज इत्यादि था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपने प्रोपागेंडा के लिए ट्वीट किया था। ये पूरा खुलासा आप लोगों ने किया है। एजुकेशन का ढिंडोरा पीटते रहते हैं अरविंद केजरीवाल कि हमारा स्कूल मॉडल ऐसा है, हमारा स्कूल मॉडल वैसा है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल कैसा है? 2015 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे 500 स्कूल बनाएंगे। उसके बाद लोगों ने आरटीआई डाला अभी कि बताइए कितने स्कूल बन गए। आपने तो वादा 500 स्कूल का किया था, बनना तो दूर 16 स्कूल बंद हो गए हैं। यह आरटीआई के माध्यम से मालूम पड़ा है, 16 स्कूल बंद हो गए हैं। देयर आर 16 नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विच आर क्लोज ड्यूरिंग 2015 टू 2021। ये आरटीआई का मैं पढ़ रहा हूं। 500 स्कूल बनने थे, 16 स्कूल बंद हो गए। अगर मैं गलत हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने चोरी चुपके अदृश्य 500 स्कूल बना दिए हैं, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखा दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कहां 500 स्कूल बनाए। दिल्ली में कुल मिलाकर के 1030 स्कूल है। अब ये 1030 स्कूलों में आपको जान के आश्चर्य होगा, वैसे आश्चर्य नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी को आप भी जान गए हैं, 701 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, प्रधानाचार्य 701 स्कूल में नहीं है। 1000 स्कूल में से 700 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है और 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। इनके स्कूल के मॉडल को देखिए, ये जो फ्रीबी कर रहे हैं कि हम जनता के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, ये कर रहे हैं। 745 स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा कुछ आरटीआई में है। 416 स्कूल में उप प्रधान आचार्य नहीं है। उससे पहले बताया गया है कि किस प्रकार दिल्ली में 745 स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है, और ठीक उसी प्रकार किस प्रकार से 745 स्कूल्स में जहां प्रधानाचार्य नहीं है वहां साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती है। कितने स्कूल में टीचर की वैकेंसी है? 16,834, 16,834 ये स्कूल्स की टीचर की वैकेंसी है। और क्या आप कह रहे हैं कि आप तो बहुत फ्री दे रहे हैं, आप तो कमाल कर रहे हैं। यूएस और यूके एकदम सो नहीं रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो सब अरविंद केजरीवाल रट रहे हैं, क्योंकि इतना बढ़िया काम केजरीवाल जी कर रहे हैं।
मैं आपको कंपैरेटिव डाटा देना चाहता हूं। मोदी जी के साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आप जानते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत सरकार के स्कूलों में 2014 में आने के पश्चात हैंड वॉश की फैसिलिटी 2012 से 13 में केवल 36% स्कूलों में थी, जो 19 से 20 में बढ़ के 90.2% स्कूल में हो गई। गर्ल्स की टॉयलेट 2012 से 13 केवल 88% स्कूलों में थी, 88% स्कूलों में थी, जो 19-20 में बढ़कर 96.9% स्कूलों में हो गई। ठीक उसी प्रकार हायर एजुकेशन में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस 2013-14 में 36,634 था, 19-20 में बढ़कर के 42,342, अर्थात हर दिन 2 कॉलेज स्थापित हो रहे हैं भारतवर्ष में 2014 के बाद। ठीक उसी प्रकार हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी भारत में बन रहा है 2013-14 के बाद। जहां 2013-14 में 723 यूनिवर्सिटी थे, आज 1043 यूनिवर्सिटी है। यह है कंपैरिजन। चलिए, तो इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से पलटवार किया है संबित पात्रा के इसी बयान पर, इस पलटवार में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। देखिए, इस समय देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के लोन क्यों माफ किए गए, मोदी जी के दोस्तों के 5 लाख करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट टैक्स क्यों माफ किए गए। इससे जो देश को चूना लगा है उसका जवाब दें प्रधानमंत्री जी, उसका जवाब दें भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें कि दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के लोन क्यों माफ किए गए। 10 लाख करोड़ के लोन माफ करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ करना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 15 लाख करोड़ अपने दोस्तों के माफ करने के बाद, और 15 लाख रुपए नहीं है ये, 15 लाख करोड़ अपने दोस्तों के माफ करने के बाद ये हल्ला मचा रहे हैं। ये कह रहे हैं फ्री भी नहीं देंगे। मैं बताता हूं हुआ क्या है। इन लोगों ने 10 लाख करोड़ के लोन माफ किए अपने दोस्तों के और 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया अपने दोस्तों का। उसके बाद जब देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठने लगा उस वक्त कहते हैं कि अब हर चीज़ पे जीएसटी लगाएंगे। ये हर चीज़ पे जीएसटी लगाने की नौबत क्यों आई? हर चीज़ पे जीएसटी, दूध पे भी जीएसटी, दही पे भी जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि आपने अपने दोस्तों को फ्री भी बांटी, आपने अपने दोस्तों को रेवड़ियाँ बांटी, और 1-1 रुपए की नहीं रेवड़ी बांटी। ये जो आप दूध दही के रेट पे टैक्स लगा रहे हो ना, आपने 10-10 लाख करोड़ के टैक्स फ्री में दिए, 10-10 लाख करोड़ के कर्ज माफ किए, 5-5 लाख करोड़ के टैक्स फ्री में कर दिए। वहां से देश को घाटा हुआ, वहां से देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठा, और उसकी भरपाई करने के लिए आज आप आम आदमी पर टैक्स लगा रहे हो। कह रहे हो दूध भी पियोगे तो टैक्स लगेगा, बच्चों को दूध पियोगे तो टैक्स लगेगा, चाय भी पियोगे तो टैक्स लगेगा। ये सवाल उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि फिर जब कमी पड़ रही है पैसे की, वहां 15 लाख करोड़ माफ करके जब कमी पड़ रही है तो कहते हैं अब स्कूल मुफ्त नहीं होंगे, अब अस्पतालों में दवाई मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए, अब इलाज मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, अब बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए, अब पानी फ्री नहीं मिलना चाहिए, अब तीर्थ यात्रा नहीं होनी चाहिए, अब बुजुर्गों को पेंशन नहीं होनी चाहिए, अब महिलाओं को जो बस में फ्री किराया किया अरविंद केजरीवाल जी ने वो नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं ऐसी चीज़ें को बंद करेंगे। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग महंगाई से दुखी हैं, और ये कह रहे हैं अरे वो फ्री भी बंद करो ना आप, वो जो अपने दोस्तों को लाखों करोड़ रुपए के कर्ज कर दिए माफ, उसकी फ्री भी बंद करो। रेवड़ी वो है, रेवड़ी ये नहीं है जो आम आदमी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। मनीष सिसोदिया का आपको जो कुछ करना हो कर लेना, लेकिन देश की इकोनॉमी का भट्टा क्यों बिठा रहे हो? मनीष सिसोदिया से आपकी राजनीतिक दुश्मनी, आप जेल में डाल दो, सुकून मिलेगा आपको। लेकिन इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना फिर भी कि मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ करके देश की इकोनॉमी बर्बाद क्यों की गई। मोदी जी के दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स के माफ करके उनको फायदा पहुंचाया गया, रेवड़ियां बांटी गई और देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया गया। आज भारत सरकार की हालत यह हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो देश के लोगों को सरकारी स्कूल फ्री दे सके। आज गुजरात के अखबार छपे हुए हैं, आज किसी भी अस्पताल में चले जाओ, प्राइवेट अस्पताल में, लोग अपने लोगों की डेड बॉडी के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? उनको फ्री भी नहीं चाहिए, उनको अपने लोगों की डेड बॉडी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है नहीं, फ्री इलाज नहीं मिलना चाहिए किसी को, चाहे किसी का कोई मर जाए डेड बॉडी भी मिलेगी तो पैसे देके मिलेगी। ये रेवड़ी है। रेवड़ी वो नहीं है 10 लाख करोड़ की बांटती, उसका जवाब दें ना। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगानी है जांच करनी करने, लेकिन पहले उसका जवाब दें कि 10 लाख करोड़ का बंटाधार क्यों किया,
देश की इकोनॉमी का, देश की अर्थव्यवस्था का, देश की आर्थिक हालत का इतना बंटाधार क्यों कर दिया कि दोस्तों के चक्कर में दोस्तों को रेवड़ियां बांटते रह गए। चलिए तो इसी पर अब चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ प्रीतपाल सलूजा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सलूजा जी आप के पास में आना चाहूंगी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हुए। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर केंद्र की ओर से रेवड़ी कल्चर को लेकर, और अभी संबित पात्रा जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं जो बंद हुए हैं। 500 स्कूल खोलने की बात कही गई थी लेकिन कई स्कूल बंद हुए, ये आरोप है बीजेपी का। जनता पार्टी तो आरोप लगाने में नंबर 1 है, तो छुपा तो है नहीं। हम तो देश के सामने जो इस समय देश के साथ खड़ रहा है, हम एक विपक्ष होने के नाते देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप जिनके कहने पर आपने थाली और दीपक जलाया, जो जबकि उस समय अच्छे डॉक्टरों की जरूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, अच्छे आईसीयू बेड की जरूरत थी, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों को शमशान घाट पर जलाने की जगह नहीं मिल पा रही थी, वो प्रधानमंत्री अपने मित्रों को, जो करीबी मित्र हैं, उनको कितना लाभ पहुंचा रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए आपने उनको बैंकों का राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ इंटरेस्ट उसको कहते हैं हम लोग अपने आम भाषा में, व्यापारी की, मैं भी व्यापारी हूं, अगर कहीं घाटा होता है उसको हम लोग डालते खर्द खुर्द, यानी वो पैसा नहीं आएगा, वापस नहीं मिलने वाला। और 5 लाख रुपए टैक्स आप देश की जनता के ऊपर, उनके दूध के ऊपर, उनके जो बच्चे के मुंह में दूध जाना चाहिए, जो उसका हक है, उस पर जीएसटी लगाते हैं। उन माताओं बहनों को जिनके भी बच्चे जन्मे हैं, उनको डॉक्टर कहता है दही खाओ, दूध पियो, उस पे आप टैक्स लगाते हो। दाल का पानी पियो ताकि बच्चे के लिए कुदरती दूध जो है वो आ पाए, उस पे आप टैक्स लगाते हो। आटे पे टैक्स लगा देते हो। कोई ऐसा स्थान बचा जहां पे जीएसटी नहीं लगाते हो? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी मुस्कान जी, तब 20 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था देश का। आज 40 लाख करोड़ का बजट है देश का। 3.5 लाख करोड़ रुपए आप प्रति वर्ष पेट्रोल डीजल से आप अर्जित कर रहे हो। उसके बाद आज देश में क्यों ऐसी स्थिति हो गई, जो एक रोड के किनारे मोची जो जूता सी रहा है, जो रोड के किनारे ठेला लगा के बैठा है, जो पान के गुमटे लगा के बैठा है, जो रोड पे पानी पिला रहा है लोगों को, वो भी टैक्स के दायरे में आ रहा है। 5% मायने रखता है। एक घर में जहां पे खाना जरूरी है, वहां पे भी आपने टैक्स लगा दिया, क्योंकि ये हालात तब पैदा हुए जब आप अपने पूंजीपति मित्रों को 10 लाख करोड़ रुपए बैंक का, जिसपे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार सिर्फ उसमें से कमाई करती है, उसमें बैंक में जो पैसा मुस्कान दी जाता है, जो यहाँ फाइनलिस्ट बैठे हुए, मैं बैठा हूँ, मेरे जैसे 130 करोड़ के लोग हैं जिनका बैंक में खाता है, वो अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए वहां रखते हैं। उस पे बैंक की कमाई सिर्फ सरकार को दिया जाता है। आपको याद होगा एक समय में, ठीक है, चलिए अब जवाब ले लेते हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं सलूजा साहब। आ रहे हो एक बार फिर से, ठीक है, भटनागर साहब से जवाब ले लेते हैं आपके तमाम सवालों का। भटनागर जी, जिस तरीके से सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का आरोप है, प्रीतपाल सलूजा जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ प्रीतपाल सलूजा जी, एक बार फिर से आ रही हूँ आपके पास, एक बार जवाब ले लेते हैं भटनागर साहब से। भटनागर साहब, सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है, वो दोस्तवादी मॉडल चला रही है। अपने दोस्तों के करोड़ों रुपए का लोन, करोड़ों रुपए कर्ज उनके माफ किए गए हैं। मुस्कान जी, सबसे पहले देखिए कि हमने अभी श्री संबित पात्रा जी की भी हमने डिबेट सुनी, और हमने अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमने मनीष सिसोदिया जी की भी सुनी। मगर दोनों के सवालों में कितना फर्क है ये देखा आपने। अगर एक पार्टी, पक्ष पार्टी ने अगर दूसरी पार्टी पे अगर कोई सवाल दागे तो उसके जवाब नहीं है उनके पास। आप मित्रों के रो रहे हो, उनके माफ कर दिए, इनको माफ कर दिए, माफ कर दिए, मगर आपसे जो सवाल किए गए मीडिया के माध्यम से, आपने उसका एक जवाब नहीं दिया। आप एक जो है एक भी जवाब नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी चीज ये है, मगर आप ना अभी भी बैठे हैं, मगर जवाब किसी ने अभी तक नहीं दिया इसके बारे में कि हमसे क्या सवाल किया गया, कब क्या सवाल का जवाब होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि जवाब देने से दूर बात है।
मगर अभी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, सवालात करे गए, क्या सवालों का जवाब देंगे। और मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, आज मेरा प्रीतम सिंह जी बैठे। प्रीतम सिंह जी, आपके जो प्रमुख नेता है जिनका नाम है श्री संजय सिंह जी, वो भी कैबिनेट मंत्री और सांसदों के साथ डिबेट कर चुके हैं बड़े चैनलों पे और कई चैनलों पे, और उन्हें कई जवाब जो आपने मित्रों के जो आपने फंडिंग की बात करी, जो माफ की बात करी, उसका जवाब दे चुके हैं। और एक बार श्री मनीष सिसोदिया जी भी बैठ चुके डिबेट में लाइव पे, तो उनको भी इस मित्रों का जवाब दे दिया गया है। मगर अभी भी आप रह सके अपनी बात को छुपाने के लिए बार बार यही आप सवाल उठाते हैं कि आपने 10,000 करोड़ माफ कर दिया, ये माफ कर दिया, वो माफ कर दिया। आपको फिर कह रहा हूं, माफ किसी का नहीं किया गया है, सबके अकाउंट भरे हुए सबके। आप स्पष्ट बताते नहीं हो कभी भी चीजें। नहीं मगर आपने ये नहीं बताया कभी संजय। आप सवाल कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से जो सवाल पूछे गए उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया। अब जो वो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब आप दे दीजिए, वो क्लियर कर दीजिए। इतने करोड़ों का वो खुद जवाब दे तो कह रहा हूं मैं तो भाई, इनके प्रमुख नेता मुखिया हैं, इनके नवनिर्वाचित पार्टी के हैं संजय सिंह, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ कई बार लाइव डिबेट कर चुके हैं और इस विषय को लेकर बहस कर चुके हैं, और उन्हें जवाब हिंदी में दे दिया गया है। और इसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी भी लाइव डिबेट कर चुके हैं चैनलों पे, और इस पे उठा के सवाल और जवाब दे दिया गया है। मगर इन पर जवाब ना होने के कारण बार बार ये बोलते हैं। हम अगर इनसे पूछते हैं कि अगर दिल्ली इनके अंदर जल विभाग का 35,000 करोड़ घोटाला क्यों है, नहीं बताते। हम इनसे पूछते हैं कि आपने जमुना सफाई के लिए क्या किया, आप नहीं बोलते। आपने एक दिल्ली में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिया, क्यों नहीं बोलते। आप इलेक्ट्रॉनिक बसें देने में आप विफल रहे हैं। मुफ्त सुविधाओं क्यों रही है भटनागर साहब बात? मुफ्त सुविधाओं में आखिर दिक्कत क्या है? अगर टैक्स पेयर जो है उनको अगर इस तरीके की सुविधाएं मिल रही है तो दिक्कत क्या है? मुस्कान जी, मुफ्त तो पहले बिजली, पहले जो है शिक्षा पहले भी फ्री थी और आज भी फ्री है। चिकित्सा पहले भी फ्री थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले भी फ्री थे, आज भी फ्री है। क्या ये बता सकते हैं जो लेकिन उन सरकारी स्कूलों के, सरकारी अस्पतालों के हाल क्या होते हैं वो भी तो आप जानते होंगे ना भटनागर साहब। दोबारा बोलेंगे आप? जो आप मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के, सरकारी अस्पतालों के हालात क्या थे वो भी आपको बेहतर पता होना चाहिए। मैं दिल्ली सरकार को कहूंगा कि दिल्ली सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा के चिकित्सा पे काम किया। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि आपने कदम बढ़ा के काम किया, मगर आपने जो आपने डेली बेसिस जो टीचर थे, आपने उनका धोखाधड़ी करी। आपने क्लास बनाई, आपने 5 लाख का 25 लाख का बिल बनाया। अरे भाई इतना तो बता दो क्यों बनाया, तब अधिकार पूछने का है। चलिए ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी सलूजा जी से। ठीक है, जवाब ले लेंगे। उससे पहले मैं भरत सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। रेवड़ी कल्चर का जो लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्योंकि मनरेगा जैसी जो योजना है वो कांग्रेस के समय में आई थी, उसमें हालांकि सुविधाओं को इस तरीके से रखा गया कि आपको काम दिया जाएगा मनरेगा के तहत और उसके बाद आपको उसके बदले में आपको तमाम चीजें मिलेगी। अब यहाँ पर मनरेगा का मुद्दा भी उठा रही है सरकार और विपक्ष। तो मुस्कान जी, आवाज आ रही है मेरी? जी मुस्कान जी, अगर मनरेगा जैसे योजनाओं को अगर कांग्रेस पार्टी लाती है और उसमें भी एक विकल्प ये देती है कि आप इतने घंटे काम करोगे तो आपको इसके बदले में इतने पैसे मिलेंगे, तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ी है? आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर आप कहती कि मनरेगा नहीं, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, लेकिन मुफ्त की चीजें कई बार आप देखिए भूपेश बघेल, आप सुनिए, भूपेश बघेल शिमला में गए, वहां पर भी तो भूपेश बघेल ने कहा ना, मैं आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। चलिए तो बात एक बार फिर से चर्चा की कर लेते हैं। रेवड़ी कल्चर को जिस तरीके से जरूरी या मजबूरी का सवाल इस समय सबके सामने है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। भरत सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा था अभी जो महानुभाव अभी सुना रहे थे आप, बातों को सुना रही थी, उन्होंने तो अभी सब गिना दिया कितने रेवड़ी वो बांट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में, आपको याद होगा, जब उन्होंने प्रचार शुरू किया था तो पहले 15 लाख की रेवड़ी बांटी कि सभी लोगों को 15 लाख की रेवड़ी मिलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना की रेवड़ी बांटी। भले उस योजना को आज देश की महिलाएं नकार चुकी है,
क्योंकि 1,000 के ऊपर सिलेंडर हो चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है अभी जो शौचालय देश भर में जो है शौचालय का योजना वो भी जो है सरकार की तरफ से था। तो देखा जाए तो इस तरह से कितनी रेवड़ियां जो है देश के प्रधानमंत्री 2014 से 2022 तक बांट रहे हैं। अब 80 करोड़ जनता को जो है मुफ्त में राशन की बात वही कर रहे थे कि हमने जो है 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना शुरुआत किया है। तो ये भी तो रेवड़ी है। तो रेवड़ी की बातों पे कम से कम भाजपा के लोग नैतिकता न सिखाएं विपक्ष को। अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी अपने सरकार को बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के लिए इस तरह के वादे करते हैं या कांग्रेस पार्टी करती है तो वो बुरा है। मगर भाजपा के लोग अगर रेवड़ी बांटे, अगर 15-15 लाख जो इन्होंने बातें देखी है, कम से कम केजरीवाल जी जो बोले वो तो किए, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। मगर ये भाजपा ऐसी पार्टी है कि रेवड़ी भी अगर अपने हाथ में ही रखे रहते हैं और मुंह तक लाके कहते हैं कि देखो हम दे रहे हैं, और जैसे जीत जाते हैं तो वापस खींच लेते हैं। और फिर अगली बार जब चुनाव आता है तो फिर रेवड़ी ले जाके पहुंच के बोलते देखिए देखिए मेरे पास रेवड़ी पड़ी है और ये रेवड़ी खाना है आपको। और जैसे फिर इनका काम निकल जाता है तो फिर ये रिटर्न खींच लेते हैं। तो भाजपा जो है वो चाल चरित्र और चेहरा जो है वो देश के सामने भाजपा का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भाजपा के नेताओं से और देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करूंगा कि कम से कम दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए। और जो आप नहीं कर सकते हो, आप रेवड़ी की बात करते हो। अभी तक तो आप तो जितने रेवड़ियां बांटे वो रेवड़ियां तो फेल हो गई। तो जो दे रहा है और जो मुफ्त में कर रहा है जनता को मिल रहा है ना, जनता को फायदा हो रहा है ना इसका। वो कोई अपने जो है मित्रों को नहीं दे रहा है। 10,000 करोड़ के विषय पे जब जो है मनीष सिसोदिया जी ने जवाब मांगा तो संदीप पात्रा आए बाय साए बकने लगे। नहीं ये तो ऐसा है, ये तो स्कूल नहीं बना रहे, ये तो कॉलेज नहीं बना रहे, ये तो अस्पताल नहीं बना रहे। जी मुझे बता उन्होंने अभी तक कितना जो अस्पताल बना दिया, कितना जो स्कूल बना दिया, देश में कितने आईटी बना दी। तो ये कुछ बनाए नहीं है, ये सिर्फ जो बनाया हुआ था उसको बेच रहे हैं। अब देखिए केंद्र सरकार से जो 42% राज्य सरकारों को राजस्व मिलता था उसको भी उन्होंने 29% कर दिया। अब उसके बाद तो हद हो गई कि अब जो आप खाना भी खाओगे तो उसमें भी जीएसटी दोगे। अब दूध हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, जो हो गया। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा ये देश का विपक्ष है, भाजपा के प्रवक्ता महोदय, ये देश के सारे विपक्षों का सवाल है और जनता की तरफ से सवाल जवाब ले लेते हैं। कि जनता का खून चूस के जो आप जो जमा कर रहे हो ये किसको दे रहे हो? अपने मित्रों को दे रहे हो। 10 लाख करोड़ माफ कर देते हो, 5 लाख करोड़ माफ कर देते हो। तो कृपया करके इस तरह से अगर करोगे तो हमें श्रीलंका बचने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है भरत सिंह जी, भटनागर साहब जवाब दे दीजिए। अब उनका सीधा सा सवाल है, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर कोई अन्य योजनाएं, आत्मनिर्भरता की बात कहकर आप भी तो रेवड़ियां ही बांट रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। छोटा सा कमेंट दीजिएगा, उसके बाद में सलूजा जी के पास जाऊंगा। हाँ जी जी, बड़े अफसोस की बात है। ये रेवड़ी की जो बात कर रहे हैं कि ये रेवड़ी नहीं है, ये उन गरीबों को अनुदान दिया गया है जिन्होंने कभी भविष्य में सोचा नहीं था, और ये योजना के तहत दिया गया है। ये चुनावी वादा नहीं था भैया। तो फिर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त सुविधाओं उसमें क्या दिक्कत है? मैं यही तो समझना चाह रही हूँ आपसे। जी बिल्कुल, उज्ज्वला योजना उनको दी गई जिन्होंने कभी भविष्य में नहीं सोचा था कि चूल्हे के अलावा मेरा गैस चूल्हा होगा। पहली चीज, अगर अनुदान की अगर बात करी आपने, देखिए अगर हमने अगर छत दी, हम क्या छत दी? छत उनके अधिकार था। जिन गरीबों ने कभी पीढ़ी दर पीढ़ी छत नहीं देखी थी गाँव के अंदर और उन्हें छत मिली, वो अनुदान था। मुफ्त बिजली क्या जनता का अधिकार नहीं है? जी, क्या मुफ्त बिजली जनता का अधिकार नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मुफ्त बिजली का जनता का अधिकार बिल्कुल है, वो उनका अधिकार है जो असहाय है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,46,00,000 गरीब लोग जो बिजली का बिल भरने का, रोटी एक टाइम खाने में जो असमर्थ थे, उनको बिजली फ्री दी गई उत्तर प्रदेश के अंदर। इसे कहते हैं बिजली फ्री देना। मगर आपने बिजली तो फ्री दिल्ली में दी, वो 6% टैक्स क्यों बढ़ा दिया? इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है, आपने इंडस्ट्री का बिल 3 गुना बढ़ा रखा है, पानी का बिल 3 गुना बढ़ा रखा है। उससे क्या दिया आपको?
की रक्षा करते हैं। डेवलपमेंट उसका दीजिए, क्यों नहीं दीजिए, बिल्कुल सबको चाहिए। आपके पास पैसा होता तो आप गंगा जमुना साफ नहीं करते। आप ट्रीटमेंट प्लांट बनाते नहीं बनाते, तो जमुना में जो पानी गंदा जाता है नाले का, उसको रोकते ना। 35,000 करोड़ में जल विभाग का जो बकाया है वो क्या दिक्कत है, उसके बताते क्यों नहीं है? अगर हम आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई 5 लाख की क्लास 25 लाख की बनी है, उसके बारे में दे दीजिए सफाई। ठीक है सलूजा जी, आप सफाई दे दीजिए। वो पूछ रहे हैं कि अगर पैसों की दिक्कत नहीं है। रेवड़ी की बात है, हमने अनुदान की बात करी है, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने मनरेगा दिया, कैसी मनरेगा दी सबने देखी। अदान भी आपका बाप की बात है, 2 मिनट आपको 2 मिनटों में अभी बारी आ रही, रुक जाइए। ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस अगर कांग्रेस आज जाके दिखा रही है, अबे कांग्रेस तो खा गई तुम्हारे को, घूम के पी गई तुम्हारे को। आपने क्या दिया? आपने पंजाब में क्या दिया? ड्रग्स दिया, पंजाब बर्बाद करके चले गए। जो है वो कटौती कर दी, बर्बाद करके चले गए। जितना भी किया, क्या किया आपने? कॉमनवेल्थ गेम में हजारों करोड़ रुपए आप डकार गए, उसके बारे में कौन बताएगा? आप रेगुलर बोले जाएंगे दूसरे की आवाज दबाने के लिए। जनता का खून चूस के जेल की आवाज मत दबाइए। जनता के खीसों पे आप अपनी कथनी को देखिए। आप जो पैकिंग की बात सुन लीजिए, बता रहा हूँ आपको मोहर। अरे मैं बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ। 2 पार्टियों की सरकार 2 राज्यों में चल रही है। अगर आपको लगता है कि महंगाई है, बताइए आपने अपने राज्यों में क्या मॉडल पेश किया आपने सस्ती चीजों का, डीजल का, पैकिंग का, फूड का, बताइए आप क्या? ठीक है, आ रही हूँ भरत जी, आ रही हूँ आपके पास। सलूजा जी का जवाब दे देते हैं। ठीक है भटनागर जी, ठीक है। सलूजा जी कुछ कहना चाहते हैं? टैक्स है पंजाब सरकार, उसके बारे में बताएगी। आमदनी बढ़ता है और जनता की जो ठीक है भरत सिंह जी, भटनागर साहब आ रही हूँ आप दोनों के पास देता है पंजाब की सरकार को, क्या वो लेना बंद कर देगी? अब आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं सलूजा जी से। सलूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो सीधा सदा हुआ जवाब इनको दिया गया, वही जवाब इनको यहाँ देना है। हाँ, आप पे तो अच्छे जवाब है, आपके पास अच्छे जवाब है आपके पास। कहता हूँ आप पे अच्छे जवाब है। ठीक है, थोड़ा सा ना ये चीजों को सीखो बोलेंगे। ये बदतमीजी कहते हैं, बदतमीजी कहते हैं इसे। जब तुम पे जवाब नहीं है तो इसको बदतमीजी कहते हैं इसको। अब इनकी ऑडियो बंद कराइए। ठीक है, अब सुन लीजिए भटनागर साहब, सुन लीजिए। तुम पे जवाब ना, मनीष सिसोदिया पे जवाब है, तुम पे जवाब है। सुन लीजिए भटनागर साहब। फिर क्या बोल रहे हैं आप? ये लगी बंदी एक ही सबकी वो है बोलने का तरीका। अरे कोई संजय सिंह से पूछिए ना, संजय सिंह से पूछो ना, लाइव डिबेट करी थी, जवाब दिया था नहीं दिया था? मनीष सिसोदिया से पूछो ना, लाइव डिबेट जवाब दिया था नहीं दिया था? ठीक है प्रदीप भटनागर जी, अब आपने सवाल किया तो जवाब तो सुन लीजिए। क्या हुआ? आप कांग्रेस वालों को बहुत गंदी आदत है पुरानी बातों को रिपीट करने की। तुम्हारे थोड़ी जानकारी बढ़ा के बोला करो। सुन लो, पहली बात पानी पी लो, पानी पी लो। देखिए भटनागर जी को जितना बताया गया उतना ही पता है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो 85% लोग जो गरीबी रेखा से नीचे में थे, 22 करोड़ लोग जो पिछली सरकार से ज्यादा गरीब हो गए, गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं, उन लोगों के ऊपर आपने 5% जीएसटी क्यों लगाया? और रेवड़ी किसको बांटी आपने? अपने मित्रों को। आपने मित्रों को आपने रेल बेच डाला, गेल बेच डाला, तो आपने एचएल हर चीज बेच डाली, LIC तक बेच डाली, जो आम लोगों के लिए एक साधन था कि वहां पैसा जमा करा के अपने पैसे को डबल कर लेते थे। उसको तो आपने नहीं छोड़ा। 10 लाख करोड़ रुपए का आप उनको उनके बैंक के जो पैसे जो आम जनता के थे, देश के थे, उसमें प्रधानमंत्री का पैसा नहीं था। उसमें प्रधानमंत्री जी के माता जी का पैसा जरूर था, जो 2000 लेने के लिए एक बार लाइन में लिखी थी। वो पैसा आपने अपने मित्रों को माफ कर डाला। 5 लाख करोड़ रुपए एक आम आदमी से आप एक पेन को खरीदता है या माचिस की डिबिया खरीदता है, उसमें वो जीएसटी दे रहा होता है। मगर इनके मित्र जो है, जो बड़ी बड़ी फॉर्जरी करते हैं, बैंक के पैसे को खा जाते हैं और डिफाल्टर है कई बैंकों में, SBI, PNB और पता नहीं कौन कौन बैंकों में डिफाल्टर है, उनको 5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी माफ कर देते हो। तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि आप जो रेवड़ियां बांट रहे हो, आयुष्मान योजना पे आ जाता हूँ मुस्कान जी। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज मिलता है, मगर मिलता किसको है? उसके तहत इन्होंने जो प्रीमियम जमा करना था, जो कंपनियां थी स्वास्थ्य विभाग की, जो इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां थी, उनको इन्होंने जो उसपे प्रीमियम जो भरा, वो आम जनता के टैक्स से गाड़ी कमाई से भर डाला अडानी अंबानी के खाते में। अब 5 लाख रुपए लेने के लिए वो गरीब जब अस्पताल में जाता है तो उससे पूछा जाता है
ये बताओ, तुम्हारे पास स्कूटर है या टू व्हीलर गाड़ी है, तुम्हारा अपना मकान है, तुम्हारे पास बिजली कनेक्शन है, तुम्हारे पास घर पे फ्रिज है, तुम्हारे पास मोबाइल है, अगर ये सब है तो तुम इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा घटिया स्कीम देश की ये थी। और रेवड़ियां इन्होंने किसको बांटी? उसकी प्रीमियम के नाम पे अडानी अंबानी की कंपनी को इन्होंने रेवड़ियां बांट डाली। अब दिल्ली पे आ जाते हैं साहब। इन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को आपने क्या दिया। हम जब 2013 में आए थे मुस्कान जी, तो हमने कहा, हमारा जो नारा हुआ करता था, बिजली हाफ पानी माफ, ये हमारा नारा था आम आदमी पार्टी का। मगर आते ही हमने क्या किया, बिजली को भी माफ कर दिया, पानी को भी माफ कर दिया, शिक्षा उच्च स्तर पे ले आए, स्वास्थ्य उच्च स्तर पे ले आए, माताओं बहनों को बसों में आवागमन मुक्त कर दिया, वाईफाई युवाओं को दी, अच्छी सड़कें दी, ऐसे ऐसे ओवरब्रिज तैयार कर दिए जो 350 करोड़ के पिछली सरकारें बनाया करती थी, उसको हम लोग ने 250 करोड़ में तैयार कर दिया। 27 ऐसे ब्रिज है दिल्ली के जिसको दिल्ली सरकार ने तैयार किया। अब दिल्ली में सड़कों पे आ जाए, जिसमें उन्होंने कहा नाली भसमे जा रही है और सीवर लाइन नहीं, ये नहीं वो नहीं। 40% जो दिल्ली का हिस्सा है वो दिल्ली सरकार देखती है। 60% जो हिस्से हैं वो एमसीडी जो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी के मेयर वहां काबिज है वो देखते हैं। उनकी नालियां, उनकी सड़कें सब बज बजा रही हैं। 1040 स्कूल हमारे हिस्से में आते हैं, दिल्ली सरकार के हिस्से में आते हैं। वहां पे हमने जब इनसे कहा कि भाई हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि दिल्ली में हम स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, तो आप हमें जमीन दो, क्योंकि डीडीए दिल्ली सरकार में नहीं आती। दिल्ली की जो जमीन है दिल्ली सरकार के पास नहीं है और केंद्र सरकार के पास है। जब हमने मांगा तो इन्होंने कहा भैया तुमको जमीन चाहिए तो जो बाजारी भाव हो उससे हमसे जमीन खरीदो। अब दिल्ली वालों ने तो जब वोट दिया था वो तो ये सोच के दिया था कि आम आदमी पार्टी हमारे लिए अच्छे स्कूल बनाएगी, अच्छे अस्पताल बनाएगी। अब हम दुविधा में फंस गए, हम करें क्या? तो हमने क्या? लंबी स्पीच हो गई मुस्कान जी, लंबी स्पीच लंबी हो गई। तो ये भाषण हो गया मुस्कान जी, भाषण हो गया ज्यादा ना, भाषण हो गया अभी। हाँ, भाषण मत दीजिए ना आप, भाषण मत दीजिए आप, भाषण दे रहे हैं यहाँ बैठ के। नहीं, भाषण मत दीजिए बैठ के। मैंने पूछा आपने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कितने लगाए बता दीजिए। 1000 कॉलोनी में आपको पानी नहीं पहुंचा वो बता। सरकारी स्कूल में कितना दिए, प्लेग्राउंड बड़े बड़े बना दिए। हम लोगों ने सबसे बड़ा उद्देश्य खड़ा कर दिया कि प्राइवेट स्कूल से 2 लाख बच्चे प्रति वर्ष दिल्ली सरकार के स्कूल में आके एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, भटनागर साहब जो पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। सलूजा जी, भटनागर साहब पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। मुफ्त शिक्षा वो प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हायर एजुकेशन के लिए ठीक है सलूजा जी, ठीक है, लेना पड़ता था। तो मुस्कान जी हम लोगों ने ठीक है सलूजा जी, अब सुन लीजिए। अब एक एक करके बोलेंगे तो समय व्यर्थ नहीं होगा। आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, चलिए भटनागर साहब का एक सवाल है। ठीक है, योग्य बच्चा था जो ठीक है सलूजा जी, ठीक है। भटनागर साहब एक सवाल आपका जल्दी से, उसके बाद मैं भरत सिंह जी के पास जाऊंगी। भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर देना शुरू कर दिया। सलूजा जी अब सुन लीजिए सलूजा जी, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, भाग रहे हैं आप, की सरकार में फर्क है। अब सवालों, ठीक है, अब सवालों से भागने का आरोप लग रहा है सलूजा जी, सवाल तो सुन लीजिए। मरने के बाद भटनागर साहब आप पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप सवालों से भाग रहे हैं। सवाल तो सुन लीजिए उनका। ठीक है सलूजा जी, ठीक है, हमारा ठीक है। दिल्ली भटनागर साहब विदेशी अपना रहे, विदेशी कह रहे हैं। ठीक है सलूजा जी, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। कम से कम बिना बात के इस तरीके से बोलने का मतलब भी नहीं है ना। सवाल सुन लीजिए, नहीं बोलने देंगे। ठीक है, इन पे कुछ नहीं है। ठीक है भटनागर साहब एक सवाल आपका जल्दी से। दूसरा मुख्यमंत्री जेल जाने वाला है, ये नहीं बोलेंगे। कहते दूसरा मुख्यमंत्री जेल जाने वाला है, ये जवाब नहीं देंगे। मोदी सरकार जवाब नहीं देंगे भाई, वोट के रूप में जवाब नहीं देंगे। अब हो गया सलूजा जी, बहुत ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, जैसे आप पंजाब में साफ हो गए, चलिए भरत सिंह जी आप आपका जवाब मैं चाहूंगी। गुजरात में हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। सलूजा जी समझ गए आप कहाँ पर कहाँ आ रहे हैं। ठीक है, समझ गए, कांग्रेस जवाब देगी, समझ गए। ठीक है, कांग्रेस से जवाब देंगे, वो खत्म हो जाएगी क्योंकि ये झूठी पार्टी है। ये कहती है और जनता को देने वाली सुविधाएं। प्रीतपाल सलूजा जी बाकियों को भी समय दीजिए, उनको भी बोलने का समय दीजिए, सिर्फ आप ही नहीं है डिबेट। नहीं बोल पाएंगे। संजय सिंह भी भाग जाते हैं, मनीष सिसोदिया भाग जाते हैं, डिबेट से जवाब नहीं देते। ठीक है भरत सिंह जी नहीं जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे। दिमाग खा रही है,
अरे जवाब दिमाग बता रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे आप पे। ये रटीली बातें बोल रहे हो जो संजय सिंह ने बोल रखी है बोलने के लिए। ठीक है संजय सलूजा सिंह जी, ने बोल रटे रखा रटाए है बात वही मत बोल रहे हो। लापिए, ठीक है अब हो गया, बहुत है, बाकियों को भी समय दीजिए, और भी समय लोग लेकर बैठे हैं यहाँ पर। भरत सिंह जी, जा रहा है जी मैं सुन पा रही हूँ आपको भरत सिंह जी। अरे महानुभाव चुप हो जाइए, कम से कम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, जनता का जो है खून चूसते रहेंगे आप लोग। अरे कम से कम भाषण ये नहीं है भाई, मंच नहीं है ये। यहाँ ठीक पे है भरत डिबेट सिंह जी, आप अपनी बात रखें, मैं सुन पा रही हूँ आपको। देखिए ऐसा है, अभी क्या सुने, इन्हीं का आवाज आ रहा है, इनका डाउन कर दीजिए ऑडियो। भटनागर साहब, सलूजा जी, ठीक है आप सुन लीजिए, भरत सिंह जी को सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ भटनागर साहब, सलूजा जी आ रही हूँ। ठीक है भरत सिंह जी। सलूजा जी, तो ऐसा लग रहा है कि आज पूरी किताब लेकर आए हैं अपने साथ बताने के लिए। आप पहले सुन लीजिए सलूजा जी, बहुत है, एक बार सुन लीजिए, भरत सिंह जी भी है, भटनागर साहब लो भी भाई है, वीर जी, मैं ठीक जवाब दे है, रहा हूँ ना। हाँ ले लो ठीक है, भटनागर साहब आ रही हूँ। अरे सुन तो लो, हाँ सुन लो ना, सुन तो लो, अरे सुन लो भाई, जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे देता हूँ, सुन लो। भटनागर साहब आ रही हूँ। सलूजा जी बहुत हो गया, अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया दूसरों के बात में सुन लीजिए, बहुत समय हो गया आपको, बहुत समय हो गया, ठीक है। भरत सिंह जी, भटनागर साहब आ रही हूँ, भरत सिंह जी। मैं मुस्कान जी, सचमुच यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए केजरीवाल जी भी आर्थिक जानकार है, ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, और आर्थिक जानकार होने के साथ साथ वो उस महकमे में रह चुके हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल ये है जो उन्होंने सवाल उठाया है, और ये विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, रेवड़िया बांटने का मुद्दा ये नहीं है। तकलीफ ये है कि देश में जो इस समय पूरे देश का बजट है, वो बजट डबल हुआ है हमारी सरकार जब थी। और मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी भरत सिंह जी। भटनागर साहब, भरत सिंह जी बोल रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए, आपस में बहस करने से अच्छा है कि पहले आप उनको सुन लीजिए। भटनागर सिंह जी, प्रदीप भटनागर जी, आप सुन लीजिए एक बार। प्रिंसिपल सलूजा जी, इस तरीके से डिबेट का समय खराब होता है, जनता का भी समय खराब होता है, एक एक करके बोलिए। प्रिंसिपल सलूजा जी बस करिए आप, ठीक है। प्रिंसिपल सलूजा जी बहुत हो गया, अब सुन लीजिए उनको, वो बोल रहे। प्रिंसिपल सलूजा जी बहुत सुन लिया आपकी, मैंने सुन चुकी, मैं सुन ली आपकी बात, अब उनको सुन लीजिए, ठीक है भटनागर साहब। बंदर बना रहे हो जनता को, तुम क्या बना रहे हो, सुनो। ठीक है भटनागर साहब, पहले भरत सिंह जी के पास में जाना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी। भटनागर साहब आ रही, मैं आपके पास जवाब दूंगी, उससे पहले भरत सिंह जी अपनी बात करेंगे। ठीक है भटनागर साहब, तमीज रखिए, थोड़ा तमीज रखिए, सुनिए। आप जमुना पे नहीं बोले, टीचरों पे नहीं बोले, स्कूल पे नहीं बोले। प्रदीप भटनागर जी, सलूजा जी काफी अनुभवी शख्स हैं, आप काफी अनुभवी प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के, इस तरीके से बीच बीच में बोलेंगे तो डिबेट का समय खराब होता है। कहता हूँ जनता का जवाब सुन लो। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी अनुभवी व्यक्ति, हमारी मर्जी थी, दे दिया जवाब, बता क्या करोगे, दे दिया हमने, हमारी मर्जी, बोलो। ठीक है भटनागर साहब, भरत सिंह जी को सुन लीजिए, ठीक है। भटनागर साहब आ रही हूँ, बता देता हूँ, मैं आ रही हूँ भटनागर साहब आ रही हूँ। भरत सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। भरत जी, अगर आप दोनों के लड़ने से ही सब कुछ सही हो जाता तो लड़ लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने विषय उठाया है, और ये विपक्ष हमेशा पूरा विपक्ष उठा रहा है, देखिए बहुत गंभीर समस्या है मुस्ताक जी, समझिए देश के ऊपर इस समय बहुत ही विकट और गंभीर समस्या है। कांग्रेस के समय जो पूरे केंद्र का जो बजट होता था, ये डबल हो गया, डबल बजट इस समय चल रहा है। उसके बाद में भी सैनिकों का पेंशन रोकना, अग्निवीर जैसा योजना लेके आना, अगर उनके बाद 4 साल के बाद उनको रिटायर कर देना, उनको पेंशन नहीं देना, राज्यों का जो 42% जो है मिलता था उसमें 29% कर देना। उसके बाद ऐसे बहुत सारे स्कीम है जिसको ये खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद जीएसटी जो है खाने पीने पे लाना, जो हम जो है अमृत महोत्सव इस समय मना रहे, 75 साल की जो है इस समय खुशहाली पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर घर के ऊपर जो है झंडा फहराया जाना, ये बहुत ही शान की बात है, हमारे लिए भी है, पूरे देश के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, पूरे भारतवर्ष के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए है। लेकिन क्या इस भारतवर्ष में इस महोत्सव को बहुत खुशी से मनाया जा रहा है क्या? ये जनता इस समय जो त्राही कर रही है, जो है भूखमरी से, इस समय भूखमरी लगी है भटनागर जी, आप लोग और हम लोग तो बहुत खुश हैं कि हम लोग को कम से कम खाना मिल रहा है, लेकिन उस जनता से पूछिए जिसके घर में खाना नहीं है,
अगर उसको सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो या भाजपा, कोई भी सरकार, आपकी भी सरकार है, आप लोग भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी 25-25 किलो आज भी रेवड़िया बांट रहे हैं। देखिए, रेवड़िया बांटा, ये रेवड़ी नहीं होता है, ये गरीबों के पेट पे आप लात मारने की बात नहीं, किसी की पीठ पे लात मार लीजिए, पेट पे लात मत मारिए। अगर कोई सरकार योजना लाती है तो बहुत सोच समझ के लाती है कि अगर ये दे रहे हैं तो हमारा बजट क्या है, हम कैसे इससे निपटेंगे। आप ये सोचिए कि जो आप लोगों अपने मित्रों का जो है पैसा जो बच रहा है ना, वो पैसा आप अपने मित्रों को देने में लगे हैं, उस पैसे को कवर करिए, रिकवर करिए। आप जैसे दूसरों के ऊपर ईडी का, सीबीआई का धौप जमा के पैसा रिकवर करना, ये रिकवर करिए, लेकिन कम से कम अदानी अंबानी जैसे व्यक्तियों के पास ही भेज दीजिए। बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको जो है बातें मिल जाएंगी कि आप अगर चाहे तो जो है पूरा उनसे ले सकते हैं। लेकिन आप कर क्या रहे पता है आपको? आपने जो चुनाव में 2014 के पहले जो एग्रीमेंट किया था कि नहीं जो है हमारी सरकार आएगी, और ये एग्रीमेंट हुआ है भट्टागर जी, आप चाहे माने या चाहे न माने, ये एग्रीमेंट आपने किया उनके साथ, जो यहाँ के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं। हमारे आने के बाद में आप लोगों को हम आंख बंद करके विश्वास बन जाएंगे, हम विश्वास से आपके प्रति बने रहेंगे। आप लोग जैसा चाहे जनता का फूल चूसते रहिए, हम आपके विषय में नहीं बोलेंगे। इवन आप लोग अगर कर्जे में भी डूबे होंगे तो देश का सारा खजाना हम आपके ऊपर लुटा देंगे, कर देंगे, मगर हम आपके प्रति नहीं बोलेंगे। हमें जो भी करना होगा, देश के 130 करोड़ 135 करोड़ की जो जनसंख्या है, हम उनके ऊपर बोझा लाद देंगे, हम उनका खून चूस लेंगे, वो सारा पैसा जो निकाल के वो आपको देंगे। मगर आप लोग इस तरह से अगर करेंगे तो देश की जनता का स्थिति आप समझिए प्रदीप भाई, इस समय बहुत स्थिति खराब है। पहली बार अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, पहली बार इस अमृत महोत्सव में जो है वो पहली बार जीएसटी लगा, किस पे लगा है? वो खाने के विषयों पे लगा है, आटे पे लगा है। अब जवाब ले लेते हैं भरत सिंह जी, ठीक है भटनागर साहब। मैं बोला नहीं, 15 मिनट में बोलते रहे, मैं बोला नहीं। ये लगा है देश की जो गरीब जनता है ना मुस्तान जी, ये उनके पेट पे लात मारा जा रहा है, ये पीठ पे लात नहीं मारा जा रहा है। अब ये कह रहे थे कि उज्ज्वला योजना के बारे में आप बता रहे थे, आपने बड़े जोर शोर से जो है उज्ज्वला योजना लेके आए थे। आपको पता है कि घर में आज भी उत्तर प्रदेश में आता हूँ, मैं अभी जाके आया हूँ, आज चूल्हे पे खाना बनने लगा है। वो गैस को अलग से रख दिया गया है, कोले में रख दिया गया है, और जो है गैस पे नहीं खाना बना के चूल्हे पे खाना। फिर ये किस योजना की बात करते हैं आप? आज उस पर आपने खर्चा भी किया, आपने जो है प्रमोशन में बहुत सारे होर्डिंग बैनर सब लगाए, वो प्रमोशन का क्या होगा? ये सारा नाटक दिखावा बंद करे मोदी जी और भाजपा के लोग, और कम से कम देश की जनता को जिस तरह से चूसा जा रहा है उसको बंद करके, ये जो रेवड़ियों की बात है ना, पहले रेवड़ी तो आप लोग बंद करिए, विपक्ष को बात आप दिखाइए, तरेरा तो हमें चाहिए कि आप लोग जनता के विषयों को जिस तरह से खत्म कर दिए ना, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। जवाब ले लेते हैं भरत सिंह जी, ठीक है। मगर आप जो देश की जनता के हितों के बारे में सोचिए, नहीं तो देश की जनता ज्यादा हमारे। ठीक है, चलिए ठीक है भटनागर साहब, ठीक है भरत सिंह जी, और समय आ गया है 2024 को आपको बदल देगी। ठीक है भटनागर साहब, अब जवाब भरत सिंह जी के बातों का जरूरत की जगह वो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं आपसे कि आप पैसा रिकवर करिए। देखिए मुस्कान जी, भरत सिंह जी ने कोई ऐसी नई बात नहीं करी, उन बातों को जो डिबेट 10 बार हो चुकी है, और सबका निष्कर्ष हर चीजों को निकल के आया भी है, और डिबेटों में चीजें आई भी है सामने, कोई ऐसा स्पेशल नहीं बोला ना। तो आप भी रख दीजिए ना सारी बात। हाँ जी, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैं आज मेरे साथ पूरी देश की जनता देख रही है, मेरे साथ 2 जने बैठे हैं, जो गिने चुने पूंजीपति लोग जो भारतवर्ष के अंदर है, जो भारी भरकम टैक्स देते हैं अपने बिजनेस का काम का। आप उन्हें क्या देते हैं? क्या उनको लोन फ्री देते हैं? आप उन्हें जमीन फ्री देते हैं? या उनको मशीनें फ्री देते हैं? क्या आपने जो जितने टैक्स पेड कभी कुछ फ्री देते हैं? आप उन्हें कार फ्री देते हो? अगर जो आपके करोड़ों हजारों करोड़ों के आपके व्यापार कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहा, जो उन्हें कर्जा माफ कर दिया ना, आपने 10,000 करोड़ माफ कर दिए, माफ किसी के नहीं करेगा। ये तो इनको जनता को बताने का तरीका है। यही वजह है कांग्रेस का जीरो होना, कि बढ़ चढ़ के आगे बोलना, किसी चीज को ना समझना, धारा 370 हटी उस दिन काले कपड़े पहनना। बीच में ना बोलिए प्लीज, बीच में ना बोलिए, मैं चुप बैठ जाऊंगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, पूरा सुना मैंने आपको, प्लीज नहीं। आप अगर सुनना चाहते तो सुन ले, मैं चुप बैठ जाता हूं। मैं तो आप ही बोल लो, ठीक है भरत सिंह जी, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए भरत सिंह जी। भटनागर साहब
आप ये बताइए देखिए भरत सिंह जी, मेरे बस की नहीं है मुंह बहस करना। सुनिए, मुंह से मुंह लगा बहस करना मेरे बस की नहीं है। अगर सवाल ले रहे तो जवाब ले लीजिए आप बताए मत बताइए, बिल्कुल भी सुन लीजिए शांति से। अदानी जी जो गुजरात में एमपी है, एमपी मतलब कैसा होता है, बैंक का करंट राशि वो एमपी होता है, उसके बाद भी आप उसको लोन देते हो। आप कैसे बात कर रहे हो? आप इन झूठे लोगों से बुलवा लो मुस्कान जी। आप सुना, एक सारी डिबेट इनसे करा लो, आप छोड़ो हमारे को। पता लगा लीजिए। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। लीजिए भरत सिंह जी, ठीक हम है। तो झूठ झूठ कहते हैं ना, हम तो झूठे झूठ बोलते हैं। ये सच्चे डोले बैठे कोई बातें नहीं सुन लीजिए आपको। ठीक है भटनागर साहब, आपको भी पता है डिबेट किस तरीके से होती है, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, अपनी बात रखें। देखिए मैं आपको बताऊं, डिबेट पहले तो आवाज कम आ रही है, वॉइस कम है। अगर जनता हमें सुन रही है और आप मुझसे अगर सवाल कर रहे हैं तो मैं भी उपेक्षा करूंगा आपकी बातों का जवाब। ठीक है, वो सुन रहे हैं आपको, आप जवाब दीजिए जी। हम जितना हमारे पास गिने चुने जो टैक्स पेड है, जो आप बताइए भूषण स्टील क्या हुआ, हजारों हजार करोड़ रुपए ले रखा था, नीलाम हो गई ना, क्या भाग गए, बाहर छोड़ गए? वीडियोकॉन क्या हुआ उसका? कितना पैसा जो 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 फ्रॉडी थे, जो बैंकों का पैसा गबन करके उनसे एक्वायर किया नहीं किया? क्या नीरव मोदी को आज का आप नीरव मोदी है, चाहे किंगफिशर के मालिक है, क्या आपने आज ही लोन दिया था उनको? सांसद कितने बड़ा राज्यसभा बनाया था? आप लोगों ने बनाया। आज आप बैठ कर सवाल कर रहे हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी की नीरव मोदी से बैठक क्यों हुई थी 5 स्टार होटल के अंदर? वित्त मंत्री का मना, फिर विषय बोले आप इनसे बुलवा लीजिए, आप मुस्कान इनसे बुलवा लीजिए। अब वो जवाब तो देंगे आपकी बातों का ना भटनागर साहब। ठीक है भरत सिंह जी, सुन लीजिए एक बार, मैं आपके पास आऊंगी आपके पास। ठीक है भरत जी, आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आऊंगी। 30 सेकंड दीजिए मुस्कान, 30 सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है भरत सिंह जी, आ रही हूँ आपके पास। अभी मैं प्रीतम सिंह जी मुझसे सवाल कर रहे थे। प्रीतम सिंह जी, मैंने जो आपने टैक्स पेड की बात पूछी है, आपने जिन चीजें वो भी जवाब सुन लीजिएगा, वरना आपके लिए मगर एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मेरे को कि यमुना सफाई के लिए ट्रीटमेंट प्लांट आपने कितने बनाए? 1000 से ऊपर कॉलोनी पानी से निवस्त है, जिन्हें पानी चाहिए उनको नहीं बोलेंगे आप। अभी अगर हमारे प्रवक्ता ने श्री संबित पात्रा जी ने अगर सवाल उठाया कि 750 प्रधानाचार्य नहीं है, आपने उसका सवाल का जवाब भी नहीं दिया, ना मनीष सिसोदिया जी ने दिया। ठीक है, अब भटनागर साहब देखिए एक बात है, अब उज्ज्वला योजना की भी बात कर रहे थे भरत सिंह जी। एक बात तो ये सवाल तो ये भी है ना, देखिए सीधे तौर पर रेवड़ी कल्चर पर बात है तो उसी पर बात करें। अगर आप एक सुविधा है उज्ज्वला योजना के तहत आपने एक बार सुविधा दे दी, और अगर कोई सरकार या कोई भी विपक्षी पार्टियां अगर यह आप ही देते हैं, लंबे समय तक एक सुविधा मिल रही है तो लंबे समय तक की सुविधा के साथ जनता जाएगी ना। उज्ज्वला योजना में आज क्या हुआ? क्या मुस्कान जी बताइए, उज्ज्वला योजना में आज क्या हुआ? एक बार आपने सिलेंडर दे दिया, आज महंगाई की वजह से जनता भरवा भी नहीं पा रही है। बिल्कुल दिए, उज्ज्वला योजना के तहत दिए, रबड़ी नहीं बांटी। हमने अगर छत दी तो रबड़ी नहीं बांटी, लेकिन उसका फायदा तो नहीं हुआ ना जनता को। अब उज्ज्वला योजना का क्या हुआ? महिलाएं वो गैस भरवा ही नहीं रही है, सिलेंडर भरवा नहीं रही है। बिल्कुल देखिए, सरकार की उज्ज्वला योजना देने के एक अभियान था और उसके तहत लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, लाभार्थी को दिया गया। उन मध्यवर्गीय लोगों को दिया गया, इन्होंने कभी सिलेंडर के बारे में देखा है, जाना नहीं था। अब आप आइए भरवाने की बात सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए। आप ही बोले जाओगे दूसरे। आ रही हूँ भरत सिंह जी, आ रही हूँ, एक बार उनका जवाब दे दीजिए, आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, समय भी भटनागर साहब, समय भी समाप्त होता जा रहा है, जल्दी से अपनी बात करो। नई बातों का जवाब दूं आपको। ठीक है, आप रबड़ी कल्चर की बात कर, रबड़ी कल्चर पे चल रहा था मैं तो। ठीक है भरत सिंह जी, आ रही हूँ। भटनागर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा, समय भी समाप्त होता जा रहा है, जल्दी से। मैं ये कह रहा था भटनागर जी, जो आप ये उज्ज्वला योजना हो गया, 15-15 लाख रुपए जो खाते में आना था, आप मुझे बता दिए खजाने में कितना पैसा छोड़े गए थे? आप जब गए सरकार से गए आप सब 2014 में, आप कितना पैसा छोड़े गए थे पहले आप बता दीजिए खजाने में? और आपको कितना खजाना छोड़े गए थे आप पहले ये बता दीजिए आप। की तरफ पूरे साल भर में, पूरे जब तक सरकार चले। मुस्कान जी, भरत सिंह जी, आप पूछ रहे हैं, आप सवालों का जवाब तो देते नहीं, आप कुछ भी बोलते रहेंगे तो इस तरीके से डिबेट नहीं होगी ना। उज्ज्वला योजना जो पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दे दे कम से कम। मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना मुस्कान जी, ये जो रेवड़िया बांटने का सिस्टम था, इसी रेवड़िया बांटने के हिसाब से तो सरकार। भरत सिंह जी ये बता दिए खजाना कितना छोड़े गए थे आप? नहीं बता दिया भारतीय जनता पार्टी सरकार में, मिर्गी सरकार आती कहाँ वो किया किसानों का? राहुल जी ने जहां वादा किया, सरकार आई, हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया।
अगर अरविंद बात केजरीवाल सीधी से ये है, लेकिन देखिए इस पूरी डिबेट से अब अपनी अपनी बात आप कर रहे हैं। पूरी डिबेट में निष्कर्ष ये निकला कि सियासी मजबूरी की वजह से हर पार्टी रेवड़ी कल्चर चला रही है, हर पार्टी रेवड़ियां दे रही है, लेकिन सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम यहाँ पर हो रहा है। फिलहाल समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन रेवड़ी कल्चर जिस पर सवाल यही अभी भी बरकरार है कि ये जरूरी है या मजबूरी, क्योंकि टैक्स पेयर को लेकर बीजेपी सरकार जो है वो सवाल उठा रही है और आम आदमी पार्टी या विपक्ष कह रहा है कि आम जो जनता है उनको भी मुफ्त में सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि आम जनता का जो पैसा है वो उन्हीं की जेब में वापस जाए। अब देखना होगा कि पूरे मसले पर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, पूरे मसले पर क्या अंत में निकलकर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।